नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पुर्तगाल आपका समाप्त हो गया है। अभी हम लोग आज क्या शुरू करने वाले हैं, डच शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, है ना। तो पुर्तगाल को आप रिवीजन करते रहिए और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डच। पुर्तगाल आपका समाप्त हो गया है, अभी क्या पढ़ेंगे, डच। पुर्तगाली यहाँ पे आके अपने पैर जमा चुके थे, है ना। पुर्तगाली कब आ गए थे, 1498 में। और डच क्यों आए, कैसे आए, क्या हुआ, वो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सुलझा सुलझा के समझेंगे। ठीक है। मैंने कहा था कि मैं अब लिखाऊंगा नहीं, जो बोलूंगा वही लिखना है। तो उसी के उसमें आपको मैंने ये लिख दिया है कि कभी कोई पॉइंट आपको छूट जाए तो आप इससे देख के लिख सकते हैं बाद में। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पूरा सुनना है, वीडियो पूरा सुनना है स्टार्टिंग से। और उसके बाद एक बार सुनने के बाद फिर पूरा लिखना है। ठीक है। सुन के लिखना है पूरा, जो ना समझ में आए वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से इसको बनाया है। तो क्या हुआ कि पुर्तगाली यहाँ पे आ चुके थे। ठीक है। तभी कौन आना चाहते थे, डच। अब डच भारत आना क्यों चाहते थे, है ना कोई रीजन होगा। डच भारत आना क्यों चाहते थे। तो एक लोग थे, कौन थे, ह्यूगो वान लिंसाटन। कौन थे, ह्यूगो वॉन लिंसाटन। ये एक व्यक्ति हैं। ये क्या हुए, 1583 में ये गोवा आए थे घूमने। कौन, ह्यूगो वॉन लिंसाटन 1583 में गोवा आए थे घूमने। तो ये गोवा से जब वापस गए तो इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी। तो उसमें क्या था, इन्होंने लिखा कि भारत में बहुत अच्छा है और वहाँ पे मसाले वगैरह मिलते हैं, कपड़े वगैरह मिलते हैं और वहाँ पे व्यापार की अच्छी संभावनाएं हैं। ठीक है। और पुर्तगाली वहाँ पे इस समय व्यापार कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बुक में लिखा। तो डच वासियों ने वो किताब पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद उनको लगा कि हमें भी जाना चाहिए और व्यापार करना चाहिए, है ना। तो डच वासी वहां से आए। तो पहले एक लोग आए, पहला जो व्यक्ति था वो आया और वो कहाँ पे पहुंचा, सुमात्रा पहुंचा। कब, 1595 में। वहां से कहानी शुरू होती है, 1595 1596। आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। ये पहला पॉइंट 1595 या 1596। ठीक है। कार्नेलिस द हस्तमान, इसको क्या बोलते हैं, कार्नेलिस हाउटमैन भी बोलते हैं। ठीक है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कार्नेलिस द हस्तमान, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कार्नेलिस हाउटमैन। ठीक है। तो ये केप ऑफ गुड होप, क्या आपको पता है ना, केप ऑफ गुड होप कहाँ था, किसने खोज की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। तो वही केप ऑफ गुड होप, जिसको बोलते हैं आशा अंतरीप या उत्तर माशा अंतरीप। ठीक है। उसी को चक्कर काटते हुए ये कहाँ पे पहुंचा, सुमात्रा, जावा, उधर पहुंच गया ये, इंडोनेशिया वगैरह। ठीक है। तो ये कोई भी पहला डच नागरिक जो पूर्वी जगत में आया वो कौन था, कार्नेलिस दी हस्तमान। कब आया, 1595 से 1596 में। समझ में आया। तो ये पहला डच नागरिक था जो पहली बार पूर्वी जगत में, क्योंकि यूरोप के लोग कहाँ थे, पश्चिम में थे। तो अपने कहाँ पे व्यापार करते थे, पूरब में। तो पूर्वी जगत में कोई भी डच नागरिक, पहला डच नागरिक जो आया था वो कौन था आपका, ये कार्नेलिस दी हस्तमान। ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला डच नागरिक था। अब इसके बाद ये आया, इसके बाद फिर क्या हुआ कि कंपनी की स्थापना हुई। डच वहां पे कितने साल हो गए थे, यहाँ पे देखो 95 से लगभग 16 से 17 साल हो गए थे। 17 साल बाद क्या हुआ, वहां डच में, डच क्या, हाँ डच क्या है, डच क्या है, हॉलैंड नीदरलैंड के निवासियों को क्या बोलते हैं, डच। ठीक है। आपने सुना होगा ना, क्रिकेट मैच होता था, हॉलैंड की टीम होती थी और उससे मैच होता था। अभी तो कमजोर हो गई है उसकी टीम, तो अभी तो मैच नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। और आप में से शायद बहुत लोगों ने सुना हो कि हॉलैंड की एक क्रिकेट टीम भी थी। तो वही है। तो जो हॉलैंड और नीदरलैंड के जो आपके निवासी होते हैं उनको क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, डच। हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासियों को क्या बोलते हैं, डच। तो डच कंपनी का निर्माण हुआ, कब हुआ, 1602 में। किसके द्वारा हुआ, वहां पे राजा थे तो राज्याज्ञा से हुआ। राजा की आज्ञा से
डच कंपनी, छोटी छोटी कंपनियों को मिला करके डच कंपनियों का निर्माण हुआ। ठीक है, उस डच कंपनी को क्या बोलते हैं? डच ईस्ट यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यूनाइटेड मीन सबको मिला करके, ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड हॉलैंड वही। ठीक है, तो डच कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1602 में। और किसकी आज्ञा से हुआ? राजाज्ञा से हुआ। वहां पे राजा की आज्ञा थी, और राजा ने क्या कहा था कि आप 21 वर्षों तक, उनको अनुमति मिली थी कि आप 21 वर्षों तक जाइए और व्यापार करिए, युद्ध करिए, विजय करिए, आप करिए। ठीक है, तो 21 वर्षों तक भारत एवं पूर्वी जगत में इनको क्या मिला था? हॉलैंड सरकार द्वारा अनुमति मिली थी कि आप जाइए और व्यापार करिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? 1602 में। अभी धीरे धीरे घटना चल रही है। ठीक है, आप इसको बहुत सुलझा सुलझा के मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप। ये देखो यहाँ पे पहला चरण है, फिर ये दूसरा चरण है, फिर ये तीसरा चरण है। तो ऐसा कर करके मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? 1602 में जो कंपनी बन गई आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कितना 21 वर्षों के लिए अनुमति मिली कि आप जाइए और भारत एवं पूर्वी जगत में आप व्यापार करिए। तो जो डचों का प्रारंभिक जो हित थे, प्रारंभिक या मौलिक हित, वो किसमें थे? डचों के मौलिक हित थे मसाला व्यापार में। किसमें थे? मसाला व्यापार में। और मसाला उनको सबसे ज्यादा कहां से मिलता था? इंडोनेशिया से। उसको क्या बोलते हैं? मसाला द्वीप भी बोलते हैं। इंडोनेशिया को क्या बोलते हैं? मसाला द्वीप बोलते हैं। मैंने बोला था ये इधर भारत का जो मालाबार तट है, देखो जो इंडिया है, ठीक है, इसमें से इधर आपका केरल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक है, और इधर आपका क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश है आपका इधर, और तमिलनाडु कोरोमंडल तट। तो ये ध्यान रखेंगे। ये अभी मनीष सर आपको ज्योग्राफी में सब धीरे धीरे क्लियर कराएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो इधर को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। जब कालीकट में आए थे ना वास्को डी गामा वगैरह, उसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक है, वही केरल वाले क्षेत्र को मालाबार तट। यहाँ पे क्या होता था? मसाला होता था, काली मिर्च, जिसको क्या बोलते हैं? काला सोना। काली मिर्च को काला सोना, क्योंकि बहुत पहले रोम के जो इटली है ना, वहां के रोम के व्यापारी आते थे, वो लोग क्या करते थे कि सब अपना सोना यहाँ पे दे जाते थे और काली मिर्च ले जाते थे, क्योंकि उनको आदत हो गई थी। तो ये यूरोपियों का व्यापार अभी से नहीं है, यूनान के काल से है ना, सिकंदर के समय से यूनानी आए थे ना, तब से है ये आपका। तो ये क्या हुआ? मालाबार तट, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। तो अब क्या था, ये लोग मसाला व्यापार में ज्यादा रुचि रखते थे। इनको इनको बाकी किसी से मतलब नहीं था। तो मसाला का प्रमुख केंद्र था इंडोनेशिया, जिसको क्या बोलते हैं? मसाला द्वीप बोलते हैं। तो ये लोग मूलतः वहां पे केंद्रित थे, ना कि भारत में। तो भारत में ये लोग क्या करते थे, वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो पहले अभी ये इंडोनेशिया में इनकी क्या गतिविधि रही, वो मैंने उसको बोला प्रथम चरण। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाली थे वहां पे, पुर्तगाली से उनका संघर्ष होगा, क्योंकि वो कंपनी वहां पे पहले थी। ठीक है, तो उनसे इनका संघर्ष होता रहेगा। तो ये पुर्तगालियों को क्या करेंगे? हराएंगे, तभी वो वहां पे अपना व्यापार कर पाएंगे। तो वही हुआ, ये जो पहला चरण है वहां पे वही हुआ। ये मैंने आपको बता दिया। काली मिर्च तथा अन्य मसाले पे केंद्र था इनको इंडोनेशिया। समझ में आया? अब इसके बाद क्या हुआ? 1605 ईस्वी में पुर्तगाली अब कहां से आएंगे? अरब सागर, इधर हिंद महासागर होते हुए जाएंगे ये लोग। तो पुर्तगालियों से इनको क्या लेना पड़ेगा? कारतेज। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पुर्तगाल मैंने पूरा पढ़ाया है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जाएं आधुनिक भारत का इतिहास क्लास 1 से। ठीक है ना, जो पहला वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास, वहां से आप देखना शुरू करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ? 1605 में इन्होंने पुर्तगालियों से क्या लिया? कारतेज लिया, है ना। कारतेज मतलब एक तरीके का परमिट होता है। आपको यहीं भारत में कहीं आपको अगर दो तरीके की प्लेट होती है ना, एक व्हाइट प्लेट होती है गाड़ियों की, एक होती है पीली येलो कलर की।
तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। अगर पीली प्लेट लेके आप जो बिजनेस करने के लिए पीली पीली प्लेट होती है ना, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है, तो परमिट लेना पड़ता है आपको। वैसे ही ये कारतेज व्यवस्था थी, किसकी, पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों ने पहले मना किया, नहीं नहीं आपको नहीं आना है, हम नहीं आने देंगे। तो फिर लेकिन हॉलैंड वालों ने कहा कि नहीं हमें व्यापार करना है और हमें कुछ नहीं करना है, तो उनको कारतेज दिया गया। तो 1605 में ये लोग कारतेज लिए, कौन, डच लोगों ने, ठीक है। डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कारतेज मिला, परमिट मिला, कहाँ पे, अरब सागर हिंद महासागर जाने के लिए। ये लोग वहां से होकर कहाँ गए, इंडोनेशिया गए। वहां पे क्या हुआ, ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से संघर्ष किया। 1605 में इनको कारतेज मिला, गए वहां पे इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से संघर्ष किया और अंबायना ले लिया। ठीक है, पुर्तगालियों से संघर्ष किया और क्या ले लिया, अंबायना एक क्षेत्र है वहीं पे इंडोनेशिया में, उसको ले लिया। पुर्तगालियों से संघर्ष करके इन्होंने क्या ले लिया, अंबायना ले लिया। अब वहां पे जगह लेंगे, ठीक है, पुर्तगाली ही है वहां पे, तो उनसे संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से पहले से ही स्थापित है। ठीक है, पुर्तगाली कब आए यहाँ पे, 1498 में, और ये कब आ रहे हैं, 1605। कितना अंतर है, लगभग 100 साल से ज्यादा। तो वो लोग पूरा स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली संघर्ष किया, ये लोग जीत गए और अंबायना इन्होंने ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा वहीं पे घटना करी। अभी मैं यहाँ पे आपको पहले चरण में क्या पढ़ा रहा हूं कि ये लोग इंडोनेशिया में इन्होंने अपने पैर कैसे जमाए। ठीक है, पहले आपको ये पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये पहले भारत तो सीधे सीधे नहीं आए। ठीक है, ये पहले इन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया, क्योंकि ये इनका प्रमुख केंद्र, प्रमुख व्यापार क्या था इनका, काली मिर्च तथा अन्य मसाले। ये लोग उसी पे मुख्यतः केंद्रित थे, जो सबसे ज्यादा कहाँ था, मसाला द्वीप पे था, और जो कहाँ पे था, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इन्होंने अपना मुख्य केंद्र कहाँ पे बनाया, इंडोनेशिया में बनाया। ठीक है, अब देखो आगे, 1619 में फिर एक घटना हुई। ये देखो मैंने टाइमलाइन लिख दी है यहाँ पे, आपको बहुत आसानी होगी समझने में, समझ में आया। 1619 में इन्होंने क्या किया, जकार्ता को जीतकर, जकार्ता एक जगह इंडोनेशिया की राजधानी क्या है अभी, ठीक है, तो जकार्ता को जीत करके उन्होंने वहां के जो खंडहर पड़े हुए थे उससे एक नगर बसाया। किसने, डचों ने, डचों ने एक नगर बसाया जिसे क्या बोलते हैं, बैटेविया। क्या बोलते हैं, बैटेविया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुर्तगालियों ने एक नगर बसाया, उसको क्या बोलते हैं, बैटेविया। समझ में आया, क्या बोलते हैं, बैटेविया। समझ में आया। मैंने आपको बताया था कि जो अल्फोंसो दो अल्बुकर्क पुर्तगाली, ये लिंक है पूरा। मैंने बताया था उसने 1511 ईस्वी में मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया था। तो मैंने बोला था कि डचों ने उसको छीन लिया था और अंग्रेजों ने होर्मुज जल संधि छीन ली थी। ठीक है, इसी समय अंग्रेज भी जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम डच पढ़ेंगे फिर अंग्रेज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले कौन आए, पुर्तगाली, फिर कौन आए, डच, तो इसलिए हमने दूसरे नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं, डच। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज है। अंग्रेज को आने में थोड़ा सा अंतर हुआ, 1608 में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया था, समझ में, तो थोड़ा सा इनको टाइम लग गया। जबकि कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में स्थापित हो गई थी। ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के आदेशानुसार वो 1600 में स्थापित हो गई थी, लेकिन स्थापना उसकी पहले हुई। कहां पे स्थापित हुई, वो ब्रिटेन में ही। ठीक है, लेकिन वो भारत कब आई, बाद में, डचों के बाद में भारत है। ये कब स्थापित हुई कंपनी, 1602 में, लेकिन ये पहले ही आ गई 1605 में, है ना। इनको कारतेज मिल गया और ये लोग 1605 में आ गए। तो ये ध्यान रखना कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन पहले कौन आए, डच, फिर कौन आए, ब्रिटिश। समझ में आया। ओके, तो मैंने क्या बोला कि इन्होंने जकार्ता ले लिया और वहां पे एक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया, बैटेविया, वहां के खंडरों को, खंडरों पे। फिर इन्होंने मलक्का ले लिया, किससे, पुर्तगालियों से। सब धीरे धीरे उनकी सारी जो शक्तियां हैं वो छीन रहे, उनकी जगह जो वहां पे वो कब्जा किए हुए। अब इन्होंने लगभग यहाँ मलक्का लेने के बाद उनको लगभग तोड़ दिया। मैंने कहा था मलक्का आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, क्यों मलक्का उन्होंने लिया, क्या रीजन हो सकता है, क्या आने जाने का कोई रास्ता है, कोई जल संधि है। आप खुद से भी कुछ मेहनत करिए, आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने कहा था कि जिनको यूपीएससी और यूपीपीसीएस देना है उनको तो सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। अलग से अपनी किताब कोई भी एक ले लीजिए, मैंने बोला था पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए।
ठीक है, वो पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अलावा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 100% बोल रहा हूँ कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी पॉइंट मुश्किल से ही जाएगा। ठीक है, ओके। उसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लूसेंट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये समझ लो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। वो आपको कुछ समझाएगी नहीं, सिर्फ पॉइंट है, आपको रटना है। यहाँ पे आपको मैं क्या समझा रहा हूँ और समझ के जब आप एक बार याद करेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आपको रिवीजन करने में आसान होगा। आपके बनाए हुए खुद के नोट्स आपने पढ़ा है, आपने उसको फिर दोबारा पढ़ के वीडियो देख के क्या नोट्स बनाए हैं, तो आप जब भी अपने नोट्स खोलेंगे तो आपकी पूरी कहानी जो मैंने यहाँ पे बताई है वो अपने आंखों में, आपके दिमाग में चलने लगेगी, वो पूरा दिखने लगता है। अच्छा, ये था, ये था, इसका ये लिंक था, समझ में आया? तो इसलिए खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चरण मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने पहला चरण डाला है इंडोनेशिया का, ये हो गया पूरा। मलक्का जल संधि पर 1641 में उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया मलक्का जल संधि पे। किससे ले लिया, पुर्तगालियों से, जो कब मिली थी उनको, 1511 में। वो लगभग कितना, 1511, 90, 9 से 130 साल बाद उनसे ले लिया। ठीक है, अभी देखो 1658 में उन्होंने क्या किया, सियोल, श्रीलंका, पता है ना, भारत नीचे क्या है, श्रीलंका, सियोल बोलते हैं उसको, पहले क्या बोलते थे, सियोल। सियोल पर भी नियंत्रण कर लिया, तो मलक्का ले लिया, सियोल ले लिया। अब इनकी शक्ति यहाँ पे बढ़ गई, किधर, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, और इधर पूरे क्षेत्र में बढ़ गई। तो अभी हम भारत पे नहीं आए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैंने बहुत सुलझा के इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका इंडोनेशिया हो गया कि कैसे उन्होंने अपने वहां पे पैर जमाए। अब आते हैं हम भारत पे। भारत के साथ उनके व्यापारिक हित क्या थे? ठीक है, भारत के साथ उनके व्यापारिक हित क्या थे? एक्चुअली क्या होता था कि ये लोग किस पे मुख्यतः, इनका जो वो था मसाले पे। किस पे थे, मसाला व्यापार, और मेनली क्या, काली मिर्च और अन्य अन्य मसाला लेते थे ये लोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भारत को इन्होंने क्या बनाया, सूती वस्त्रों का केंद्र, सूती वस्त्र या कपड़ा, ध्यान से समझना, ये भारत है। भारत से ये लोग सूती वस्त्र या कपड़ा लेते थे सस्ते दामों पे। कहां ले जाते थे ये लोग, इंडोनेशिया, मसाला द्वीप, ये लेते थे, यहां से खरीदते थे, यहां पे ये बेचते थे। ठीक है, इंडोनेशिया पे ये क्या बेचते थे, भारत से जो कपड़ा लेते थे वो इंडोनेशिया में बेचते थे, और इंडोनेशिया पे से ये लोग क्या खरीदते थे, मसाला, और कहां बेचते थे, हॉलैंड में, डच में, मतलब हॉलैंड। समझ में आया चक्र? ये लोग क्या करते थे कि यहां से सूती वस्त्र खरीदा भारत से, और इंडोनेशिया में जाके सूती वस्त्र इन्होंने बेचा। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से ये लोग क्या खरीदेंगे, मसाला, काली मिर्च एवं अन्य मसाले खरीदेंगे इंडोनेशिया से। ठीक है, और यहाँ पे बेच देंगे। तो इनका क्या लगा, कुछ नहीं लगा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेच दिया, उसी पैसे से यहाँ पे मसाला खरीदा और यहाँ हॉलैंड में जाके बेच दिया। तो इस तरीके से इनका व्यापार चलता था। तो इनका भारत में इसीलिए इनका हित काली मिर्च और ये मसाले नहीं था। भारत में इनका जो मेन हित था वो क्या था, सूती वस्त्र। क्या था, सूती वस्त्र। तो इन्होंने सूती वस्त्र के लिए भारत में जो केंद्र बनाए, सूती वस्त्र कहाँ होते थे, मैंने बताया कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र होते थे। ठीक है, तो ये अपना सेंटर मोस्टली कहाँ बनाना चाहिए इनको, कोरोमंडल तट पे, क्योंकि यहाँ से इंडोनेशिया जाना भी आसान है, क्योंकि इंडोनेशिया इधर ही है, दक्षिण पूर्व में, ये पूरब है और थोड़ा नीचे दक्षिण है। ठीक है ना, डायरेक्शन तो बताइए ना मनीष सर ने, ऊपर क्या होता है आपका उत्तर, नॉर्थ, नीचे क्या होता है आपका साउथ, इधर क्या होता है आपका ईस्ट, और इधर क्या होता है वेस्ट, इधर पूरब, इधर पश्चिम, और नीचे दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये जो हो गया, तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में क्या था आपका, इंडोनेशिया था। तो यहाँ से इनको जाना क्या होता था, आसान होता था। कहाँ से, कोरोमंडल तट से इनको जाना आसान होता था। ठीक है,
तो ये लोग, इन्होंने क्या हुआ, अपनी बस्तियां कहाँ पे बनाई, कोरोमंडल तट, ठीक है। बंगाल में होता था सूती कपड़ा, कपड़ा कहाँ पे होता था, बंगाल में होता था, ठीक है। और कहाँ होता था, गुजरात में होता था। तो ये लोग ये सब कपड़ा लेकर के कहाँ बेचते थे, इंडोनेशिया में बेचते थे, ठीक है। तो एक तरीके से अभी भारत से कोई चीज बाहर जाएगी या बाहर बेचने के लिए जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात, ठीक है। बाहर से कोई चीज आई, दूसरे देश से कोई चीज भारत में आई, उसको क्या बोलेंगे, आयात, इंपोर्ट, आयात। अब कोई चीज बाहर गई, बाहर हमने उसको बेचा दूसरे देश में, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्यात। तो पहली बार भारत से भारतीय वस्त्रों को, ठीक है, निर्यात की वस्तु किसी ने बनाया, तो किसने बनाया, डचों ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार निर्यात किसने शुरू किया, डचों ने। किसका, सूती वस्त्रों का, जो भारत में बनी थी, और उनको निर्यात करने लगे। तो ठीक है, तो भारत से भारतीय वस्त्रों का, ठीक है, निर्यात की वस्तु बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है, डचों को, डचों को। तो ये लोग, उन्होंने क्या किया कि इसको निर्यात शुरू किया, यहां से लेते थे, भारत से खरीदते थे और वहां पे बेचते थे। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, 1650 में इन्होंने क्या किया, बंगाल में कासिम बाजार है एक क्षेत्र, क्या है, कासिम बाजार। 1650 में कासिम बाजार में इन्होंने खुद एक क्या बनाई, रेशम उद्योग स्थापित किया, ठीक है। खुद एक उद्योग स्थापित किया, खुद एक फैक्ट्री डाल दी रेशम की, रेशम बनाने की, ठीक है। रेशम भी क्या होता है, कपड़ा होता है। क्यों बनाई, क्योंकि इनको लगा कि क्वालिटी जो भी है, जो हम कपड़ा खरीद रहे हैं भारत से, उसकी क्वालिटी कम ना हो, ठीक है ना। हम अच्छा उत्पाद यहाँ से खरीदे ताकि हमें पैसे अच्छे मिले इंडोनेशिया में जाकर के। तो उसके लिए इन्होंने कम से कम 3000 लोगों को काम पे रखा था। कितने लोगों को, 3000 लोगों को, 1650। तो डच मुख्यतः, वास्तव में ये लोग क्या करने आए थे, सिर्फ व्यापार ही करने आए थे, इनका और कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। डचों का मुख्यतः उनका उद्देश्य क्या था, व्यापार ही था। तो मैंने क्या बताया, दूसरा उनका उद्देश्य क्या था भारत में, मैंने पहला चरण बताया आपको कि क्या था, कि इंडोनेशिया में इन्होंने कैसे पैर जमाए, ठीक है। कैसे इन्होंने क्या ले लिया, अंबायना ले लिया, बटेविया नगर बसाया जकार्ता में, फिर उसके बाद मलक्का ले लिया, श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, वहां पे अपनी शक्ति मजबूत कर ली। अब भारत से ये लोग क्या करते थे, वो मैंने बताया, सूत्री वस्त्र लेते थे, इंडोनेशिया में वो बेचते थे, वहां से मसाला खरीदते थे, और ये हॉलैंड नीदरलैंड में जाके मसाला बेचते थे। तो दूसरा चरण आपका यही है कि ये लोग, भारत के साथ इनके हित क्या थे, वही मैंने यहाँ पे लिखा, मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को अधिक महत्व दिया, ठीक है। भारत से मसाले नहीं लिए, क्योंकि उनको यहाँ से कम प्रॉफिट था, यहाँ के मसाले लेने में, उससे ज्यादा उनको प्रॉफिट कहाँ मिलता था, क्योंकि वो यहाँ से सूती वस्त्र सस्ते दामों में खरीद करके इंडोनेशिया में महंगे दाम में वो लोग सूती वस्त्र बेचते थे, है ना। तो महंगे दाम में सूती वस्त्र बेचते तो उनको पैसा ज्यादा मिलता था, पैसा ज्यादा मिलता था तो वो लोग क्या करते थे, ज्यादा मसाला खरीदते थे। ज्यादा मसाला खरीदेंगे तो नीदरलैंड में ज्यादा मसाला बेचेंगे और उनको और ज्यादा पैसा मिलता था, तो ये उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा चरण कि इनके क्या भारत के साथ व्यापारिक हित थे, ठीक है। मैं आपको बहुत एक एक पॉइंट सुलझा सुलझा के समझा रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखते हैं, वो लोग प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और अपने कमेंट, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव जो भी है, अपने कमेंट करें, ताकि हमारा और आपका जो संवाद है वो दो तरफा हो, एक तरफा ना हो कि मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ा या नहीं, छोड़ दिया। आपने पढ़ा, आपको कैसा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, या इसमें जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है ना, अद्वैत IAS अकेडमी, वो या तो आप सर्च कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, आप सर्च करके टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, ADVAIT अद्वैत IAS ACADEMY अकेडमी, ये आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल आ जाएगा, उस पर आप जुड़ जाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर पूछिए, ताकि हमारा संवाद दो तरफा हो, ठीक है, एक तरफा ना हो, हमें भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। आप अपने नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, आपने जो अभी तक बनाए हैं वो इसमें अद्वैत IAS अकेडमी टेलीग्राम चैनल में आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि इनका क्या था, ये था। अभी आप
दूसरा चरण भी हो गया कि इनको क्या था, मसालों पे इनको रुचि नहीं थी भारत में। इनकी रुचि क्या थी, इनकी रुचि थी कपड़ा व्यापार की। यहाँ से कपड़ा लेते थे और बेचते थे। 1650 में क्या हुआ, कासिम बाजार पे इन्होंने क्या बनाया, फैक्ट्री बनाई। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको भारत में इनका विस्तार कैसे कैसे हुआ वो देखते हैं। ठीक है, भारत में इनका विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो इन्होंने 1605 में इनको क्या मिला, कारतेज मिला, किससे, पुर्तगालियों पे। अभी फिर से वहीं शुरू करते हैं 1605 से। अभी भारत का तीसरा चरण क्या है, भारत में इनको क्या क्या हुआ। तो 1605 में इनको क्या मिल गया, कारतेज मिल गया। तो इन्होंने पहली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित करी, मुसलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित करी, मुसलीपट्टनम में। प्रथम डच फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई। किसने स्थापित करी आपकी, ये वादेर हेग ने। ये जो नौसेना नायक था वो कौन था, वादेर हेग। तो वादेर हेग ने प्रथम डच फैक्ट्री कहां पे स्थापित करी, मुसलीपट्टनम में। आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, बहुत बार पूछता है कि प्रथम डच फैक्ट्री भारत में कहां पे स्थापित हुई, मुसलीपट्टनम में। किसने स्थापित करी, वादेर हेग ने। दूसरी कब स्थापित हुई, दूसरी स्थापित हुई पेत्तोपल्ली आंध्र प्रदेश में। दूसरी कहां पे स्थापित हुई, दूसरी डच फैक्ट्री स्थापित हुई आपकी ये पेत्तोपल्ली आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ये लोग अपना मुख्यालय कहां पे बनाना चाहेंगे, यहाँ पे कोरोमंडल तट पे। कहां पे बनाना चाहेंगे, कोरोमंडल तट। इधर के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो वही यहाँ पे 1610 में इन्होंने, चंद्रगिरी के एक राजा थे, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने अनुमति लेकर के पुलिकट, पुलिकट यहाँ पे बॉर्डर में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में एक क्षेत्र है जिस, क्या है, पुलिकट। तो पुलिकट पे इन्होंने क्या, ये आप सर्च करेंगे इसको मैप में, पुलिकट कहाँ पे। ये सारे जो पॉइंट है ना, आप बिल्कुल मैप देखते जाएंगे, आपको मैप क्लियर होता जाएगा। तो अभी से ये कर देंगे तो अच्छा रहेगा। पुलिकट है, पुलिकट झील भी है। ठीक है, तो पुलिकट पे इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है, कब, 1610 में। और उसको अपना क्या बना दिया, मुख्यालय। मैंने बताया क्यों, सही भी था, क्योंकि यहाँ से कोरोमंडल तट में सूती कपड़ा बहुत सारा बनता भी था, कपड़ा उद्योग यहाँ पे था, कपड़ा बहुत सारा पैदा होता था यहाँ पे, उत्पादन होता था यहाँ पे। फिर यहाँ से इंडोनेशिया जाना भी बहुत आसान था, है ना, यहाँ से सीधे समुद्र के रास्ते ये लोग इंडोनेशिया चले जाते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, अपना मुख्यालय बना दिया पुलिकट। कहां से, मुसलीपट्टनम से। भाई जहां पे आप पहली फैक्ट्री स्थापित करेंगे, आप पहला मुख्यालय तो वही बनेगा। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करी, 1605 में मुसलीपट्टनम में। 1610 में कहां पे बनाया, पुलिकट में। पुलिकट कहां पे है, कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट पे इन्होंने क्या कर दिया, अब इसको अपना मुख्यालय बना दिया। कहां से हटा के, मुसलीपट्टनम से हटा करके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, किससे, चंद्रगिरी के राजा थे उनसे सहयोग करके इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला फैक्ट्री मुसलीपट्टनम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने बनाया, डच सेना नायक वादेर हेग ने। फिर दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोपल्ली आंध्र प्रदेश। 1610 में इन्होंने क्या किया, पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री बनाई जिसका मुख्यालय बनाया और चंद्रगिरी के राजा के सहयोग से बनाया। अब ये क्या करते थे, स्वर्ण सिक्के डालते थे वहां पे। कहां पे, पुलिकट में, जिसको क्या बोलते हैं, पैगोड़ा। ये वहां पे स्वर्ण सिक्के डालते थे जिसको क्या बोलते हैं, पैगोड़ा। ठीक है, कौन, डच लोग। पुलिकट में स्वर्ण सिक्के ढाला इन्होंने, जिसको बोलते हैं पैगोड़ा। और पुलिकट को क्या बोलते हैं, गेल्ड्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेल्ड्रिया। पुलिकट को क्या बोलते हैं, गेल्ड्रिया भी बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी डाले जिसको क्या बोलते हैं, पैगोड़ा। और पुलिकट को क्या बोलते हैं, गेल्ड्रिया भी बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बंगाल में, मैंने क्या बोला, इधर पुलिकट तो पहुंच गए कोरोमंडल तक, फिर कहां हुआ, बंगाल। बंगाल में इन्होंने क्या किया, बंगाल में पहली जो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी वो कहां थी, पीपली। बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी स्थापित करी इन्होंने, पीपली। वो इंपॉर्टेंट है,
बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित करी पीपली, ये है बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित करी पीपली। फिर बाद में कहाँ पे, बंगाल में ही चिंसुरा है, कासिम बाजार मैंने बताया ही 1650 में, वहाँ पे उन्होंने रेशम उद्योग स्थापित किया। तो बंगाल में उन्होंने पहली फैक्ट्री कौन सी स्थापित करी, पीपली। उसके बाद क्या स्थापित किया इन्होंने, चिंसुरा में। उसके बाद कहाँ पे, कासिम बाजार। उसके बाद बड़ा नगर, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्ट्रियां इन्होंने वहां पे स्थापित करी, कहाँ पे, बंगाल में। समझ में आया। तो ये आपका हो गया तीसरा चरण। अभी भारत में कैसे कैसे इनका विस्तार हुआ और कैसे ये समाप्त हो गए भारत में, आज हम उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 1663 में औरंगजेब थे उस समय, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। तो औरंगजेब के बाद कौन आया था, बहादुर शाह। उसका उत्तराधिकारी कौन था, बहादुर शाह। बहादुर शाह कब से कब तक रहा, 1707 से 1712 तक। तो 1663 में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो पहले ये पूरा बंगाल प्रांत में ही था, ये तो अंग्रेजों ने बाद में बांटा बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा वो तो बाद में बांटा। लेकिन पढ़ने के समझने के लिए क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी, किसको, डचों को। तो कुछ टैक्स लगाएंगे, क्या लगती थी, चुंगी। कितने परसेंट लगाई, 3.5%। तो 3.5% चुंगी लेकर के औरंगजेब ने किसको, डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। समझ में आया। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करता है, इस चुंगी को घटा के 3.5% से 2.5% कर देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे 2.5% कर दिया किसने, बहादुर शाह ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने 1707 में ये जो चुंगी 3.5% थी उसको घटा के कितना कर दिया, 2.5% कर दिया। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अभी अगला आपका क्या है 1610 में इन्होंने क्या बनाया, पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया था, मैंने बताया आपको, कहां से, मुसलीपट्टनम। फिर उन्होंने पुलिकट को भी थोड़ा चेंज कर दिया, वहीं पे है ये भी। पुलिकट से इन्होंने कहां पे बना दिया, नेगापट्टनम ने पुलिकट का स्थान ले लिया, नेगापट्टनम ने कब, 1690 में। 1690 में पुलिकट का स्थान किसने ले लिया, नेगापट्टनम ने, ठीक है। तो यहीं पे जब ये कोरोमंडल तट पे अपना ये कर रहे थे तो कौन था उस समय शासक, औरंगजेब था। तो औरंगजेब के इशारे पे, औरंगजेब का सेनापति था ना मीर जुमला, क्या नाम है, मीर जुमला। तो मीर जुमला से चाहे उसके कहने पर या कुछ आपसी हित टकरा रहे होंगे या पुर्तगालियों के कहने पर, यहाँ पे क्या हुआ, इनसे कई बार झड़प हुई थी कोरोमंडल तट पर, मीर जुमला से और डचों से कई बार आपसी संघर्ष हुए, होते ही हैं, जब वहां पे कई शक्तियां होती हैं तो टकराव होता है, स्वाभाविक है, ठीक है। तो यहां तक आपका 1690 में क्या हुआ, पुलिकट का स्थान किसने ले लिया, नेगापट्टनम ने ले लिया। अब बस 2 पॉइंट और डच खत्म। क्या हुआ 1722 में, ठीक है। तो नेगापट्टनम में एक जो वहां के व्यापारियों से एक दस्तावेज मिलता है, वहां से जो डचों और वहां के जो व्यापारी हैं नेगापट्टनम के, उनके बीच में जो व्यापार हुआ था, जो समझौता हुआ या जो भी व्यापारी दस्तावेज थे, उससे क्या एक मिलता है, एक शब्द कार्टल, कार्तेज नहीं, कार्तेज अलग चीज है, क्या है, कार्टल। तो ये कार्टल व्यवस्था मिलती है डचों की, वहां से मिलती है उस दस्तावेज से। और वो दस्तावेज कब मिला, 1722 में एक दस्तावेज मिलता है, जी 1722 का है वो दस्तावेज, जिससे पता चलता है कि डच जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो कार्टल पर आधारित थी। इसका मतलब, कार्टल का मतलब होता है सहकारिता, कार्टल का मतलब क्या होता है, सहकारिता। तो डच व्यापारी व्यवस्था सहकारिता अथवा कार्टल पर आधारित थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। तो डच व्यापारी व्यवस्था कार्टल अथवा सहकारिता पर आधारित थी। कैसे पता चला, एक दस्तावेज मिला वो भी 1722 का था, जो नेगापट्टनम के व्यापारियों से जो इनका व्यापारिक समझौता हुआ होगा उसमें ये था। अब डच खत्म हो गए, अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेजों से इनका संघर्ष हुआ 1759 में। क्या हुआ, 1759, 1759, 1759 में एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। क्या होता है बेदरा, बेदरा कहाँ पे, बंगाल में। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से युद्ध हुआ, अंग्रेज और डचों के बीच,
और डच निर्णायक रूप से पराजित हो गए और वहीं से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और भारत से उनका सारा व्यापार खत्म हो गया। समझ में आया? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और अंग्रेजों द्वारा निर्णायक रूप से उनको पराजित कर दिया गया। उनका बोरिया बिस्तर बांध के वो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन इंडोनेशिया में उनका व्यापार चल रहा था। तो भारत से उनका बेदरा के युद्ध से कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक डच खत्म हो गया, डच समाप्त। अभी आपको डच की और अन्य जो भी व्यापारिक केंद्र हैं, व्यापारिक कोठियां कहाँ कहाँ पे बनाई, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। एक बार मैं बोल देता हूँ, आपको ये नोट करना है। मैंने आपको बहुत सारी बता भी दी है और कुछ यहाँ पे हो सकता है रिपीट हुई हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया मुसलीपट्टनम, पुलिकट, और दूसरी डच फैक्ट्री कहाँ बनाई थी उसने? पेत्तोपोली में। फिर 1610 में इन्होंने कहाँ पे बनाई? पुलिकट में। उसके बाद ये बंगाल गए, पीपली, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर। ठीक है, फिर मैंने बोला गुजरात में भी कपड़ा व्यापार होता था, कपड़ा बनता था। ठीक है, तो कपड़ा बनता था मतलब कपड़ा पैदा होता था, कच्चा माल यहाँ से ये लोग खरीदते थे। ठीक है, सूती वस्त्र, और फिर वो कच्चा माल लेते थे और वहां से कपड़ा बनवाते थे और उसको वहां पे बेचते थे। तो अभी देखो क्या हुआ कि गुजरात में भी हुए, सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई। तो जो 3 क्षेत्र थे, कोरोमंडल तट, बंगाल और गुजरात, वहां पे इन्होंने अपने मुख्यालय ज्यादा से ज्यादा स्थापित किए। तो अभी कौन कौन से हैं देखो। सूरत इन्होंने कब बनाया? सूरत में 1616 में। ठीक है, फिर इधर आगरा में भी बनाया। ठीक है, फिर हरिहरपुर उड़ीसा में बनाया इन्होंने। फिर विमलीपट्टनम, ये सब आंध्र प्रदेश इधर वाले इलाके हैं। फिर ढाका, नेगीपट्टनम। ठीक है, फिर कहाँ पे? पीपली, आपको पता है बंगाल में। खंबात की खाड़ी आपको पता है कहाँ? गुजरात में, खंबात की खाड़ी। फिर पटना, चिंसुरा भी आपको पता है बंगाल में। कोचीन आपको पता है। ठीक है, कोचीन किधर है? इधर केरल में, कोचीन। और फिर उसके बाद कराईकल, कराईकल कहाँ है? पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 क्षेत्र मिलकर के बनता है, यनम, माहे, पुडुचेरी और कराईकल। ये चारों क्षेत्र मिला के उसको क्या बोलते हैं? पांडिचेरी या पुडुचेरी। तो कराईकल, यहाँ पे इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करी। तो डचों के मुख्यतः व्यापारिक हित भारत के साथ क्या थे? सूती वस्त्र। यहाँ से कपड़ा ये लोग क्या करते थे? निर्यात करते थे। किसको? इंडोनेशिया को। और वहां से पैसा लेते थे और वहीं से क्या करते थे? मसाला खरीदते थे और वो कहाँ पे बेचते थे? नीदरलैंड में या हॉलैंड। तो ये आपका हो गया आपका डच समाप्त। अभी हम लोग कहाँ पे इंटर करेंगे? अगला वीडियो अंग्रेज। डचों के बाद कौन है? अंग्रेज है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये सब लिखते जाना है। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और जो लोग भी वीडियो देखते हैं उनको सब्सक्राइब करना है ताकि आगे की वीडियो आते रहें, और लाइक करना है। ठीक है, धन्यवाद।